हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब और आप सबके परिवार में खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप सबके काफ़ी सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और स्पेशली जो सवाल हैं जो मुझसे लगातार स्टूडेंट्स जो हैं हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछे जा रहे थे, उनमें से कुछ सवालात मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आपको सबको एक साथ जवाब देने की पूरी कोशिश कर सकूं। सबसे पहला सवाल था आज के इस डिस्कशन को लेकर कि आरपीसी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो उर्दू का जो सिलेबस है उस पे कंप्लीट डिस्कशन किया जाए कि भाई क्या सिलेबस में चेंजेस होगा क्या, या पुराना वाला सिलेबस रहेगा, और उसको लेकर पूरी बातचीत करेंगे। प्लस जो पुराना सिलेबस है उसको मैंने हाथ से लिखकर पेन टेप पे, जैसे हाथ से लिखते हैं ना कंप्यूटर वाले पेन टेप से, उसको लिखकर मैंने आपको पीडीएफ के तौर पर यहाँ पर अभी डिस्कस करूँगा मैं। और उसके साथ में आप उस पीडीएफ को अपने मंजिल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा के लिए वो सिलेबस आपके पास में रहेगा। बहुत ही कलर्ड के अंदर आपके वो सिलेबस मैंने लिखा है, ठीक है। सिलेबस को लेकर डिस्कस करूं तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरपीएससी ने अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट था उसमें फ़र्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस निकाला था, उसमें हालांकि उर्दू की पोस्ट नहीं थी, लेकिन जो जनरल पेपर है और सब्जेक्ट के जो टॉपिक थे उसमें लगभग कोई चेंजेस नहीं किया है। यानी कि स्पेशली जो फर्स्ट पेपर का जो क्राइटेरिया था 75 सवाल का वो वही रखा है, और सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया था 150 सवालों का वो भी वही रखा है। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी का इस बार जो, ये तो संस्कृत डिपार्टमेंट में था, अब जैसे मान लो कि जनरल जो वैकेंसी स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर जो निकलेगी उसके अंदर 50-50 कह सकता हूँ दोस्तों। 50 क्या, सिर्फ 10% जो टॉपिक हैं अपने उर्दू सब्जेक्ट के अंदर उसमें परिवर्तन हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि जो 9th से 12th वाला जो पोर्शन है सबक वाले, उस टॉपिक में दोस्तों बदलाव हो सकता है। ये भी 10% संभावना है, क्योंकि जब सेकेंड ग्रेड का भी जो नया सिलेबस जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसमें आपको पता हो तो सबक को हटाकर उसमें यूजीसी नेट का जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसको ऐड कर दिया गया था। तो सेकेंड ग्रेड से तो बेहतर या बड़ी वैकेंसी है या बड़ा पद है फर्स्ट ग्रेड, तो मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सबक के टॉपिक हैं वो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो। बाकी जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है या आईसीटी वाला पोर्शन है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सवाल है, क्या फर्स्ट ग्रेड में उर्दू की वैकेंसी आएगी क्या? तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि जो 2013-14 के अंदर जो पोस्ट निकली थी 209 के आसपास फर्स्ट ग्रेड की, वो सारे के सारे जो है प्रमोशन होकर वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है। तो एक तो ये सारी की सारी सीटें खाली हो गई। अब आप मान के चलिए कि इसके बाद में एक मात्र अभी जो लास्ट वैकेंसी निकली थी 2022 के अंदर 40 पोस्टों की, तो एक तो ये खाली हो गई। और अब इसमें मानते हैं 50% सीटें दोस्तों सेकंड ग्रेड के जो साथी थे जो प्रमोशन होकर फर्स्ट ग्रेड बन गए हैं, तो भी इसमें लगभग 100 सीटें बाकी, 100-125 सीटें बच जाती है। ये भी 2013-14 वाले हैं दोस्तों। और इसके अंदर जैसे मान लो कि 40 सीटों को और ऐड कर लिया जाए तो लगभग मैक्सिमम अभी भी सीटें दोस्तों 100-90 के आसपास जो है फर्स्ट ग्रेड की सीटें बची हुई है आपके। अब सरकार आपको कितनी वैकेंसी दे ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिक्स आंकड़ा तो कैसे बता सकता हूँ दोस्तों मैं। ये मान के चलिए कि आपको वही 40 सीटें दोबारा दे सकती है, या हो सकता है 80 सीटें आपके आ जाए इसमें, या आपके 100 सीटों के आसपास आ जाए। कहने का मतलब रिजर्व सीटें अभी भी फर्स्ट ग्रेड की जो रिक्वायरमेंट है उर्दू की, क्योंकि उसके बाद में 2013-14 के बाद में बच्चे भी बड़े हैं काफ़ी उर्दू के पढ़ने वाले, स्कूलों में भी काफ़ी जगह उर्दू को किया गया है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, और उम्मीद हमें रखनी भी चाहिए, और पॉजिटिव या सकारात्मक सोच या आपके एक तरीके से आस या उम्मीद जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। अब इसको लेकर आप तैयारी करें या ना करें वो आप पे डिपेंड है।
फिर अगला सवाल है दोस्तों, साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट पेपर में ऐड होगा या नहीं होगा। तो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सिलेबस जारी किया है कल आरपीएससी ने, उसमें तो साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो बिल्कुल हूबहू जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन था उसी में ही रहा है, उसको फर्स्ट पेपर में ऐड नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस बार आरपीएससी 50-50 कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये वैकेंसी जो है वो पुराने पैटर्न पे ही निकाल दें और अगले पैटर्न पे वो साइको का जो पार्ट है वो जनरल पेपर में ऐड कर दे, या हो सकता है अगर ये वैकेंसी थोड़ी डिले होती है 6 महीने तो हो सकता है इसमें ही इसको जो जनरल पेपर है उसी में ही साइकोलॉजी को ऐड कर दे। बाकी आईसीटी का पोर्शन आपके सब्जेक्ट में ही रहना है। ठीक है दोस्तों, और साइकोलॉजी के टॉपिक को लेकर मंजिल एकेडमी का किस तरीके का एक तरीके से तैयार किया गया कंटेंट है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, साइकोलॉजी जो टॉपिक था अपने उर्दू वाले बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था इसको तैयार करना। और आप यकीन मानिए इस कोर्स को मैंने इसीलिए लॉन्च नहीं किया था क्योंकि इस कंटेंट को मैंने अपने हाथ से पेन टेप पे लिखा है दोस्तों, पेन टेप से। पेन टेप से कैसे लिखा जाता है अभी आपको मैं उसकी एक झलक दिखाता हूँ। अभी जो सिलेबस आप देखोगे ना वो पूरा पेन टेप से लिखा गया है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो साइको वाला पार्ट है इसको मैंने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों लैंग्वेज में कंबाइन करते हुए इस साइको के पूरे कंटेंट को एक बुक के रूप में लिखा है। तो अगर ये टॉपिक, ये साइको वाला जो टॉपिक है, ये अगर आपके फर्स्ट पेपर में चला जाता है जनरल पेपर में तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया, इस तरीके से तैयार किया है कि आप अगर उर्दू से नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश से आप आसानी से इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये तो आपकी एक टेंशन दूर हो गई। बाकी हम जो पढ़ाएंगे इस टॉपिक को वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट में आपके उर्दू के अंदर इसको दिया हुआ अभी फ़िलहाल। जब कोर्स शुरू किया जाएगा तो इसको हम इसी में ऐड करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको थोड़ा बाद में, क्योंकि एक बार स्थिति क्लियर हो जाए कि भाई ये फर्स्ट पेपर में रहेगा या सेकेंड पेपर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में एक बार आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिएगा एक बार। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है क्योंकि ये जो इमेज जो मैंने मोबाइल से खींची थी अपने पेन टेप से सीधे ही, इसकी पीडीएफ अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आप एक तरीके से इसको कितना भी जूम कर लेंगे ना तो वो वर्ड जो है आपके फटेगा नहीं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जैसे मान लो कि आपको नफ्सियात का तारुफ पढ़ना है, जिसको इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कहते हैं, हिंदी के अंदर मनोविज्ञान का परिचय कहते हैं। जहाँ जहाँ भी उर्दू का जो मुश्किल वर्ड है उसका मीनिंग जो है मैंने हिंदी में कोष्टक बनाते हुए आपको दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा ये पूरा मैंने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों को कंबाइन करते हुए, ये देखो आपको जैसे नफ्सियात को किन किन तरीके से कौन कौन सी सदी में क्या क्या कहा गया है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, उर्दू में रूह का मुताला, जहनी या आगही या नफ्स या दिमागी साइंस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लो कि ये देखिए वर्दी और विकास के जो सिद्धांत हैं आप साइको में पढ़ते हैं, उनको एक तरीके से हिंदी में क्या नाम दिया जाता है और उसको उर्दू में क्या कहा जाता है। कहने का मतलब आपको इसके अंदर अगर चाहे फर्स्ट पेपर में रखे चाहे सेकंड पेपर में रखे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके दोस्तों, फिर आता है आपके अगला सवाल जो है फर्स्ट ग्रेड का आपके सर उर्दू का कोर्स कब शुरू किया जाएगा, है ना, यही सवाल है आपका अगला सवाल। फर्स्ट ग्रेड का उर्दू का कोर्स कब से शुरू होगा और कोर्स में क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी दोस्तों, ये सवाल है आपका। तो इसके अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें देखा जाए तो आपने अभी तक 2 साल 2.5 साल के अंदर मंजिल एकेडमी की एक फितरत देखी होगी कि बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना कोई एक तरीके से पूरा कंटेंट बनाए हुए कोई भी चीज़ या कोर्स हमने शुरू नहीं किया, और जिसको शुरू किया है उसको पूरी ज़िम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से मुकम्मल किया है। फर्स्ट ग्रेड का कोर्स इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है अपना, एक तो साइको का जो पोर्शन था उसको पूरा हमने हाथ से लिखा है, सबसे मुश्किल पार्ट था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ दोस्तों जो साहित्य का जो पोर्शन है सब्जेक्ट का उसको तो बच्चे जो है ज़्यादातर इधर उधर से कर लेंगे अरेंज, लेकिन साइको का जो कंटेंट है
वो थोड़ा मुश्किल था बच्चों के लिए और उसी के लिए सबसे ज़्यादा हमने मेहनत करी है। वो कंटेंट आपके तैयार हो चुका है और उसके साथ में फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक है वो कब से शुरू होगा, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ईद का जो मुबारक चांद इस बार नज़र आएगा। रमज़ान मुबारक के बाद में जो ईद उल फितर का जो चांद नज़र आएगा उससे पहले पहले इंशाल्लाह ये कोर्स जो है आप दुआ करें इस कोर्स को हम शुरू कर पाएँ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो सब्जेक्ट में सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है वो दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ सबक जो है उसमें तब्दीली हो सकती है। कोर्स को शुरू करेंगे हम उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होंगे लगभग। और क्योंकि आपको पता हो सेकंड ग्रेड का पिछली बार हमने पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया था, इसके बावजूद आरपीसी ने जब सिलेबस चेंज कर दिया था, इसके बावजूद भी मैंने अपने स्टूडेंट्स की सारी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने दोबारा नया कोर्स जो है जिसमें 60% कोर्स जो है नया बनाया गया था, उसको भी निःशुल्क मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया था। और कोर्स की वैलिडिटी थी 12 महीने, लेकिन कुछ बच्चों के जो है कोर्स जो है वो बाद में लिया था, एग्ज़ाम डिले था, उनके 12 महीने हो चुके थे, तो सारे बच्चों को मैंने उसके लिए भी उनकी भावना का आदर करते हुए भी उनके कोर्स की वैलिडिटी भी निःशुल्क बढ़ा दी थी। यही दोस्तों क्राइटेरिया अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर रहेगा। और इस कोर्स में क्या क्या सुविधाएं होगी आप सब जानते हैं। हमारे कोर्स की खासियत पर्टिकुलर जैसे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका PYQ हम निकालेंगे। PYQ को डिस्कस करने के बाद में RBC और NCERT बुक का दोनों का हूबहू पेज आपको आपके उस टॉपिक में PDF के तौर पर दिया जाएगा और वीडियो के तौर पर उसको लिखा जाएगा उसको, ओके। और इसके बाद में देखा जाए तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, इसके बाद में अगर देखें तो PYQ के बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों PYQ के बाद में जैसे अपने कोर्स के अंदर जो कंटेंट दिया जाता है वो आपको पता है NCERT RBC की बुक के अलावा मेरे जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो उसको मैं लिखने की कोशिश करके आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट रहता है हमारे कोर्स का संभावित प्रश्न। जितने भी टॉपिक आप क्लियर करेंगे उस टॉपिक के PYQ प्लस संभावित प्रश्न आपको टेस्ट के माध्यम से दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे ये आपके, और इस टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हमारे कोर्स में दिया जाता है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। कोर्स वाले बच्चों को ये निःशुल्क रहेगी और ये सिलेक्शन टेस्ट सीरीज तब जारी की जाती है जब एग्ज़ाम बिल्कुल अपने टाइम टेबल शेड्यूल आ चुका होता है उस वक्त। और मंजिल एकेडमी की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का दोस्तों किसी को अगर और कोई डाउट हो तो जितने भी बच्चे अभी जो सिलेक्शन हुए हैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सिलेक्शन टेस्ट सीरीज कैसे बनती है और कितना स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा होता है। ये कहने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद को पड़ेगी। आप सोशल मीडिया पे उठा कर देख लीजिए, सवाल पूछ लीजिए बंदों को, या आप कोई जो जॉब लगे हैं हमारे साथी उनसे पूछ लीजिएगा, ओके दोस्तों। और इसके साथ ही मंजिल एकेडमी की सबसे बड़ी ख़ासियत यही रहती है दोस्तों कि जो स्टडी है वो स्मार्ट स्टडी हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। स्मार्ट स्टडी में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक तरीके से पूरा जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसमें लंबी चौड़ी ये गाथाएं पूरा एक तरीके से खंगालने की ज़रूरत नहीं है। हमें दोस्तों उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ामिनर का एक तरीके से सवाल जहां से पुटअप हो सके। इस तरीके से हमने उस पोर्शन को डिवाइड किया आपके। और इसके साथ साथ में इस बार मैंने एक चीज़ ऐड करी है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के अंदर आपको हूबहू वो कंटेंट दूं जिससे आपका बुक का जो हवाला होता है ना, कोई सवाल गलत हो, मैं आपको हूबहू वो बुक का पेज और PDF दोनों प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। वो भी कोई गाइड नहीं है, वो सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के अंदर किस यूनिवर्सिटी में वो बुक चलती है वो हूबहू उस राइटर की उसकी बुक की PDF आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके साथ में जो 10th और 12th वाला जो पोर्शन है उसके अंदर RBC और NCERT की कौन सी गज़लें कौन सी नज़में आपके टॉपिक में दी हुई है कौन सी किताब में, क्योंकि आपको पता है NCERT की साइड पे आप जाओगे तो 12वीं के मान लो 12वीं की किताब आप उर्दू पढ़ रहे हो तो पूरे इंडिया के अंदर NCERT की कम से कम 5 बुकें 4-5 बुकें जो है वो 12वीं की उर्दू की चलती है। अब उन चारों पाँचों के अंदर आपको जैसे मान लो कि मिर्ज़ा गालिब की कौन सी गज़ल है
आप देखना चाहोगे। तो कोई सा भी एग्जामिनर, आपको पता है आरपीएससी का एनसीईआरटी फॉलो करता है, और एनसीईआरटी की वो किसी भी बुक से आपको पूछ लिया जाएगा। हमारा जो राजस्थान का क्राइटेरिया रहेगा वो आरबीएससी की बुक पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और उसके साथ में हम एक हिंट के तौर पर एनसीईआरटी के पेज को एक तरीके से रिमार्क करेंगे। ये हमारा इस तरीके से पैटर्न रहेगा। तो बिना देर के दोस्तों आपका सिलेबस शुरू किया जाता है। आप सब लोगों को बता दूं दोस्तों, पेन टैब पे किस तरीके से हैंड रिटन नोट्स लिखे गए हैं, किस तरीके से उस कंटेंट को लिखा गया है, ये एक उसकी झलक है। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एक सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये पूरा पेन टैब से बनाया गया डिज़ाइन है। ये हमारा खूबसूरत लोगो है मंजिल एकेडमी, MA मंजिल एकेडमी से, और माँ का साउंड भी इसमें आ जाता है। ओके, फिर इसके बाद में आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो इस नंबर से आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये सिलेबस है अपना आरबीएससी का। ये पुराना सिलेबस है दोस्तों। आरपीएससी ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा सानवी और आला सानवी यानी कि 10th और 12th का पोर्शन है। दूसरा हिस्सा ग्रेजुएशन का है, और तीसरा हिस्सा पोस्ट ग्रेजुएशन का है। जो आपके पहला हिस्सा है उसके अंदर नसर वाले पोर्शन में पहला ही एक ड्रामा दिया गया है, यहूदी की लड़की, और ये किसने लिखा है? आगा हशर काश्मीरी ने। दूसरा अफसाना है दोस्तों आपके। अब इस अफसाने के अंदर आपके 4 अफसाने ऐड किए गए हैं आपके सिलेबस में। फ़ोटोग्राफ़र जो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, लम्हे बलवंत सिंह का है, बजूका अफसाना सुरेंद्र प्रकाश का है, सुकून की नींद इकबाल मजीद का है। एक चीज़ आप देखेंगे, इस फ़ॉन्ट को आप जितना भी जूम आउट करेंगे ना, आपके कोई भी वर्ड जो है उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। ये पेन टेप की बहुत बड़ी खासियत होती है दोस्तों। फिर इसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो इंशाइया दिया गया है आपके। एक तो है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया आपके सिलेबस में। तनक़ीद सैयद एहतशाम हुसैन की खोजी के नाम से सबक है। खाका के अंदर 2 खाके आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक तो कलीमुद्दीन अहमद का, और एक मीर बाकर अली दास्तान गो का। इनके लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा, शाहिद अहमद दहलवी। जो सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है उसमें बलागत वाले पोर्शन में तशबिया, इस्तिआरा, मुबालगा और तजाहिल आरिफाना, ये चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ेगी। और शेरी इसनाफ़ को लेकर जो टॉपिक हैं वो है गज़ल, कसीदा, मरसिया, नाविल, अफसाना और खाका। और इसके बाद में सबसे जो नज़म वाले पोर्शन में, शायरी वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर गज़लियात यानी कि गज़लों को लेकर वली दक्किनी, मीर तकी मीर, मीर दर्द, मुइन एहसन जज़बी, नासिर काज़मी, जानिसार अख्तर। और मंजूमात यानी नज़म को लेकर नज़ीर अकबर आबादी का टॉपिक आपके दिया गया है, इस्माइल मेरठी का, अकबर इलाहाबादी का, मखदूम मुहियुद्दीन का और नून मीम राशिद का। एक मरसिया है आपके, मीर बब्बर अली अनीस का मरसिया हमें तैयार करना पड़ेगा। रुबाइयों के अंदर 2 रुबाई निगार हैं, जगत मोहन लाल रवां और अमजद हैदराबादी। इसके साथ कुछ गीत के टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अख्तर शेरानी साहब, मीरा जी, सलाम मछली शहरी और एहसान दानिश। ये दोस्तों आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका ये ध्यान रखें दोस्तों, अब गज़लों को लेकर, नज़मों को लेकर, इसकी तशरीह को लेकर बहुत से बच्चे परेशान होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो आपके आरबीसी की जो बुक चलती है उसमें जितने भी टॉपिक आपके दिए गए हैं, इन सब के स्पेशली जैसे वली दक्किनी की कौन सी गज़ल आपके आरबीसी की या एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, उनको तशरीह करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वली की तो बहुत सी गज़लें पड़ी है दोस्तों, तशरीह से कम है ना 15 वीडियो हो जाएंगे। हम 1 या 2 वीडियो के अंदर इनकी जो आरबीएससी की जो बुक चल रही है हमारे वर्तमान में, उनकी हम पूरी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है दूसरा हिस्सा जिसको अपन ग्रेजुएशन पोर्शन बोलते हैं। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के अंदर देखा जाए तो पहला ड्रामा है दरवाज़ा खोल दो, कृष्ण चंद्र का है। दूसरा नाविल है बेवा, प्रेमचंद का। और फिर अफसाने 3 अफसाने दिए गए हैं आपके, नमक का दरोगा प्रेमचंद का, लाजवंती बेदी का और नया कानून मंटो का। दोस्तों नसर वाले पोर्शन में मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत होगी।
हूबहू ये पूरे जो ड्रामे, नावल, अफसाने मैं इसको PDF की देने की कोशिश करूँगा, साथ में इसकी समरी भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। इनके अभी तक कितने सवाल पूछे गए हैं, इनमें से 11, 13 और 22 वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, ये भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इंशाइया को लेकर दोस्तों देखा जाए तो इंशाइया के अंदर मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यलदरम का, यारबाश फरहतुल्लाह बेग का और गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद का, यानी कि ये 3 इंशाइये हमें आपके इस ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में ऐड किए गए हैं। इल्म बलागत वाले पोर्शन में जो चीज़ें छूट गई थी जैसे तशबिया, इस्तिआरा, इसके अलावा आगे देखिएगा मिजाज मुरस्सिल, लफ़ और नस्र, तलमिह, तज़ाद, मुबालगा, एहाम, हुस्न तालील, तनसीक़ुस सिफ़ात और मिराअतुन नज़ीर, ये चीज़ें दोस्तों आपके ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में आपको ऐड करनी पड़ेगी। शेरी इसनाफ में दोस्तों ये थोड़ा डेप्थ का टॉपिक है, डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है उसके हिसाब से। नज़म, मसनवी, रुबाई, किता, मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म और नसर वाले पोर्शन में दास्तान, रिपोर्टाज और इंशाइया, ये हमें इंशाल्लाह इनको ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे 10th 12th की जो बुकें हैं उनसे हमारा काम आसानी से इसका निकल जाएगा। थोड़ा डेप्थ में हमें इनकी गज़लियात को लेकर, जैसे नासिक की गज़ल है, आतिश की गज़ल है, गालिब की गज़ल है, मोमिन की गज़ल है, अज़ीज़ की गज़ल है, पर्टिकुलर इसमें कोई गज़ल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे RBSc की बुक में या NCERT की बुक में जो भी इनकी गज़ल है 10th 12th वाले पोर्शन पे, क्योंकि हमें पढ़ाना ही 10th 12th को है, तो उस पोर्शन को हमें अच्छे से डिस्कस करने की पूरी कोशिश रहेगी। मंजूमात को लेकर देखा जाए तो पंडित बिरज नारायण चकबस्त, इकबाल और जोश, और कसीदा ज़ोक़ का एक कसीदा है, वाह वाह क्या मुअतदिल है बाग़ आलम की हवा, और मरसिया देखा जाए तो अनीस का नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी। ये आपके ग्रेजुएशन का पोर्शन था जिसमें मुझे नहीं लगता कोई, इसमें ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो तीसरा हिस्सा शुरू होता है उसमें एक दास्तान है बाग़ बहार, मीर अमन दहलवी की बहुत ही मशहूर दास्तान है ये। एक ड्रामा है अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का, नावल है उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसवा का, और 2 अफसाने हैं वारदात और अंधाता। ये दोस्तों अफसाने नहीं, अफसानवी मजमूए हैं एक तरीके से, क्योंकि वारदात के अंदर मुंशी प्रेमचंद के कम से कम 13 तो अफसाने, 12-13 अफसाने आपको मिल जाएंगे। तो इनको भी शॉर्ट तरीके से कैसे याद करना है, इनके कैसे करेक्टरों को याद करना है, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे आपको जितनी आसान तरीके से याद करवाया जाए उस तरीके से हम याद करवाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में गज़ल वाले पोर्शन के अंदर एक वली की गज़लें हमें तैयार करनी पड़ेगी, वो भी किसकी तरतीब दी हुई, शारब रदूलवी की, और वो भी सिर्फ रदीफ़ अलिफ़ की जो इब्तदाई 10 गज़लें हैं वो तैयार करनी है इसमें, और बाकी जैसे दूसरे जो रदीफ़ है ना उनकी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ अलिफ़ रदीफ़ है ना उसकी 10 गज़लें शुरुआती तैयार करनी है। ठीक इसी तरीके से दाग दहलवी की आफ़ताब दाग में रदीफ़ नून की जो 10 गज़लें हैं उनको तैयार करना है, और फ़िराक़ गोरखपुरी साहब के जो गुले नगमा है उसकी इब्तदाई 10 गज़लें हमें तैयार करनी है। ये टॉपिक दोस्तों, इसमें तशरीह से ज़्यादा फोकस हमें इतना ही करना पड़ेगा, शेर जो दिया हुआ उसकी पहचान करनी पड़ेगी कि भाई ये शेर किसका हो सकता है, उसके लिए भी हम पूरा आसान करने की कोशिश करेंगे। नज़म को लेकर आपको इकबाल साहब की एक मशहूर नज़म है तुलो इस्लाम, इसकी तशरीह करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अख्तर शेरानी साहब के 2 गीत हैं, ए इश्क कहीं ले चल, नज़म है, और ओ देश से आने वाले बता, ये टॉपिक है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन और बचता है थ्योरेटिकल पार्ट का, सबसे ज़्यादा सवाल बनने की संभावना इसमें से भी है। दक्खिन में उर्दू शायरी 1700 ईस्वी तक, सिर्फ 1700 ईस्वी तक, शुमाली हिंद में उर्दू नसर व नज़म 1857 ईस्वी तक, उर्दू नसर के इर्तक़ा में अलीगढ़ तहरीक, यानी कि अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक, ये 2 आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद में नज़म और अफसाने के हवाले से जदीदियत, ये टॉपिक आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा। फिर चलते हैं दोस्तों हिस्सा, चौथा जो हिस्सा है जिसको अपन ICT बोल सकते हैं, साइको बोल सकते हैं, इसका आपके साइकोलॉजी बोल सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो दोस्तों पहला टॉपिक आपको जो तदरीसी नफ्सियात, जिसको हिंदी में शैक्षिक मनोविज्ञान और इंग्लिश के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं,
इसके अंदर 3 यूनिट में बांटा गया है। पहली यूनिट के अंदर देखो क्या क्या टॉपिक हैं। तदरीसी नफ्सियात का तसव्वुर, दायरा और काम, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य। इसके साथ में नौ बलूगत की जिस्मानी, इल्मी, समाजी, जज्बाती और अखलाक़ी नशोनुमा और तदरीस से आमोजश के लिए मुज़म्मिरात। मुज़म्मिरात का मतलब होता है असरात। इसको हिंदी में कहते हैं किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए निहितार्थ। ओके, फिर फर्स्ट यूनिट के अंदर अगला टॉपिक दिया हुआ आपके आमोजश के तर्ज़ अमल, वक़ूफ़ी और तामीरी नज़रियात और सीनियर सेकेंडरी तलबा के लिए उसके मुज़म्मिरात या असरात, यानी कि अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इनके निहितार्थ। ओके, फिर चौथा जो पार्ट दिया गया है फर्स्ट यूनिट के अंदर, ज़हनी सेहत और मुताबिकत का तसव्वुर और मुताबिकत का तकनीकी तसव्वुर, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियाँ। पांचवा है जज्बाती ज़हानत और तदरीस आमोजश में उसके मुज़म्मिरात, यानी कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता व शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। ओके, फिर यूनिट जो है दूसरी आती है, उसके अंदर टॉपिक है तदरीस और तदरीसी मवाद, यानी कि शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। इस यूनिट के अंदर पहला टॉपिक है तरसील, यानी कि मवासिलात भी बोल सकते हैं, कि महारत और उसका इस्तेमाल, यानी कि संप्रेषण कौशल तथा इसके उपयोग। तदरीसी मॉडल, पेश की मुंतज़िम, तसव्वुर का हुसूल, मालूमात के अमल और इस्तफसार की तरबियत, यानी कि शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक, संपर्तय, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, परीक्षा प्रशिक्षण। ओके, तीसरा इसमें टॉपिक है आपके तदरीस के दौरान तदरीसी मवाद तैयार करना और उसका इस्तेमाल करना, यानी कि शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उपयोग करना। बाहमी ताउन तर्ज रसाई, यानी कि सहयोगी शिक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर तीसरी यूनिट आती है दोस्तों, इसमें जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसकी। तो देखिएगा, तदरीस से आमोजश में कंप्यूटर और आईसीटी का इस्तेमाल, यानी कि शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है। इसमें पहला टॉपिक है आईसीटी का तसव्वुर, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आईसीटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। दूसरा टॉपिक है निज़ाम का तजज़िया या नुक्ताए नज़र, यानी कि प्रणाली उपागम, इसको इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच कहते हैं। फिर आता है तीसरा टॉपिक कंप्यूटर असिस्टेड आमोजश और कंप्यूटर मुआवन हिदायत, यानी कि कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो दोस्तों ये था आपके एक तरीके से हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को कंबाइन करते हुए आपके सिलेबस। और इसके साथ दोस्तों आपको इस वीडियोस को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कोई क्यूरीज़ हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ ज़रूर साझा करें। इस वीडियो की और इस सिलेबस की पीडीएफ जो है आपको मंजिल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आराम से निःशुल्क मिल जाएगी, मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब आप दोस्तों, आप पे डिपेंड है कि आप इस कोर्स को अगर जल्दी से शुरू करवाना चाहते हैं, ज़्यादा लोग उत्सुक हैं तो कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम कमेंट आएंगे, कम इच्छा होगी स्टूडेंट्स की, तो देखते हैं इंशाल्लाह थोड़ा इसको उस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल इरादा, नीयत और उम्मीद वो है पॉजिटिव रखिए, इंशाल्लाह वैकेंसी भी आएगी। वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, नाम मात्र फ़ीस होगी इस कोर्स की हमारी। और कोई भी आपकी इससे संबंधित कोई क्यूरीज़ हो, याद रखिएगा दोस्तों, जो भी PYQ निकलेगा ना इस बार अपने टॉपिक में, वो इस 2022 के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक हैं उसको शामिल करते हुए दोस्तों हमने इसके PYQ बना लिए हैं, और हूबहू उस टॉपिक को भी हम बहुत जल्दी अब शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में आपकी राय, क्योंकि आपकी राय के अकॉर्डिंग ही पूरा इंशाल्लाह ये शेड्यूल और ये कोर्स बनने की पूरी जो टारगेट है हमारा, वो आपकी चॉइस को, आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए
इस कोर्स को शुरू करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से भी विद्वान साथी हैं बहुत से ऐसे, और सीखना इंसान की फितरत होनी चाहिए। आप जैसा बताएंगे इंशाल्लाह उसी हिसाब से इसको और इसमें बदलाव करके और बेहतर बनाएंगे। इंशाल्लाह ये वादा है, अगर शुरू करेंगे तो उसको मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे और सही समय पर पहुंचाएंगे, और इस तरीके से पहुंचाएंगे कि रास्ते में कोई भी दुश्वारियां या परेशानियां आए वो हमारे इस ट्रैक को मतलब डिवाइड करने की कोशिश नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, वो मीठी गोलियों वाला वो सिस्टम मेरे यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह आप जानते हैं मंजिल एकेडमी की फितरत को, मंजिल एकेडमी के काम को 2 साल से देख रहे हैं आप। तो अब मेरा तो यही कहना है कि आप लोग अपनी राय या अपना मशवरा जो भी है कमेंट के सेक्शन के माध्यम से आप मुझे ज़रूर दें, या मेरा जो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज डालकर ज़रूर दें। और क्या सुधार चाहते हैं आप इस कोर्स के अंदर, तो अपन उसमें बेहतर कर पाएँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।